हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन नीरी स्टडी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत इसे सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सकता है प्लीज़ वीडियो को शेयर किया करें। आपसे ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियोस को शेयर नहीं करते हैं तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शेयर करें। इतना अच्छा मैं कंटेंट आपको देने का प्रयास कर रही हूँ। हिस्ट्री इतनी डीपली मैंने कवर कराई है। अगर कोई व्यक्ति नोट्स बनाकर पढ़ना चाहता है तो हिस्ट्री बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कराई गई है। एंशियंट हिस्ट्री पूरी कवर हो चुकी है और 11 तारीख के बाद मैं मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करूँगी, तो आप लोग प्लीज़ मेरा साथ देते रहें। आज का जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ ये बेस्ड है 10 जीएस क्वेश्चंस पे। ये जो सीरीज़ में हमारी चल रही है 10 क्वेश्चंस वाली, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस जो कि जीएस से रिलेटेड है, एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उनको कवर करेंगे। और ये वन लाइनर होते हैं, इनमें मैं कोई ऑप्शन आपको नहीं देती हूँ ताकि आप अपनी नॉलेज चेक कर सकें, उसके लिए ये क्वेश्चंस होते हैं। तो दिस इज़ चेक योर नॉलेज। तो अपनी नॉलेज चेक करने के लिए ये वीडियो आप देख सकते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि संगम ग्रंथ, संगम ये काल एक था, उसमें ये ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम था तोलकाप्पियम। तोलकाप्पियम ये किस विषय पर आधारित है? आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो ग्रंथ लिखा गया है संगम काल में ये किस विषय पर आधारित है। क्योंकि कोई भी ग्रंथ लिखा जाता था तो उसका एक कोई विषय होता था, या तो वो कोई प्रेम कथा होती थी, या तो वो ज्योतिष का होता था, या गणित का होता था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो तोलकाप्पियम है ये किस विषय का ग्रंथ है। तो यदि आपने इसके बारे में कभी पढ़ा होगा तो आपको बताना चाहूँगी कि ये व्याकरण भाषा का ग्रंथ है। व्याकरण भाषा पर आधारित ये ग्रंथ है और ये तमिल भाषा का है। कौन सी भाषा है? ये तमिल भाषा है। और जो इसके लेखक हैं वो अगस्त्य मुनि का आपने नाम सुना होगा। उनके शिष्यों में से, उनके 12 शिष्यों में से एक, जिनका नाम था तोलकाप्पियर। इनका नाम याद करना आपके लिए आसान है क्योंकि जो ग्रंथ का नाम है उसी से मिलता जुलता इनका भी नाम है और इनका नाम है तोलकाप्पियर। तो इन्हीं के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया, तमिल भाषा में लिखा गया और संगम काल का बहुत ही महत्वपूर्ण ये ग्रंथ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल की स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता है? बहुत ही सरल प्रश्न है आपसे। यदि आपने गुप्त काल को अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि गुप्त काल की स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता है। गुप्त काल में मैं बताना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा जो सिक्के बने थे वो सोने के ही बने थे। सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के गुप्त काल में बनाए गए। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर स्वर्ण मुद्रा को कहा क्या जाता था। तो जो इसका सही उत्तर है वो है दिनार। गुप्त काल की स्वर्ण मुद्रा को दिनार नाम से जानते थे। दिनार गुप्त काल की स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था। श्री गुप्त के द्वारा गुप्त वंश की नींव डाली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? कौन काकोरी कांड में मुकदमा जो किया गया था उसमें सरकारी वकील था, मतलब सरकार की तरफ से वकील निर्धारित किया गया था। काकोरी कांड आप सभी को पता होगा। काकोरी लखनऊ के पास स्थित एक जगह है जहां पर मिलकर राम प्रसाद बिस्मिल और उनके कुछ साथियों ने मिलकर के ट्रेन को, सरकारी खजाने को लूटा था। तो कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से इसमें वकील कौन था? तो अगर हम बात करें सरकार की तरफ से जो वकील इसमें निर्धारित किए गए थे उनका नाम था जगत नारायण मुल्ला। इनका नाम था जगत नारायण मुल्ला। बहुत बार ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसीलिए ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आपको इनके लिए ऑप्शंस की ज़रूरत होनी ही नहीं चाहिए, ये तो क्वेश्चंस आपको रटे होने चाहिए। तो जगत नारायण मुल्ला इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब के लेखक कौन है? बहुत बार किताब आपने ये सुनी होगी और इसका आपसे पूछा जा रहा है कि फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब के लेखक कौन है? फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब के लेखक कौन है? तो जब एक बार का समय ये आया था कि नया नया क्रांतिकारियों ने बॉम्ब बनाना सीखा था, तो उसी समय की ये बात है कि फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब की रचना की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो इसके लेखक हैं भगवती चरण बोहरा। भगवती चरण बोहरा जी के द्वारा ये रचना की गई थी फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब की। तो ये इसके सही लेखक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, चौराबड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? चौराबड़ी ग्लेशियर आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ स्थित है। तो अगर आपको स्टेट पता है या कोई इसके बारे में कोई स्थान पता है या ये ग्लेशियर आपने सुना है तो आप इसका उत्तर दे सकेंगे। अब ग्लेशियर है तो जाहिर सी बात है कोई पर्वतीय क्षेत्र रहा होगा, कोई बर्फीला स्थान जहाँ पर ग्लेशियर होते हैं। तो हिंट के लिए मैं आपको इतना बताना चाहूँगी कि ये भारत में स्थित है। भारत के आपको पता है कि भारत में कौन से स्थान है जहाँ पर बर्फ है और जहाँ पर ग्लेशियर स्थित है। तो आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि चौराबड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है।
तो इसका जो सही उत्तर है वो है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में ये चौराबड़ी ग्लेशियर स्थित है। तो उत्तराखंड राज्य हो गया और केदारनाथ मंदिर के उत्तर में ये स्थित है चौराबड़ी ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार का तथा किसका संयुक्त उपक्रम है। तो आपको पता होगा कि भिलाई स्टील प्लांट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब सेकेंड 5 ईयर प्लान चल रहा था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि हमारी चली थी 1956 से लेकर के 1956 से लेकर के 61 तक, 1956 से लेकर के 1961 तक ये चली थी। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भिलाई स्टील प्लांट की शुरुआत या स्थापना की गई थी। तो पूछा जा रहा है कि भारत सरकार के साथ साथ ये किसका संयुक्त उपक्रम है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है रूस। भारत और रशिया ने मिलकर के भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना की थी। तो भिलाई स्टील प्लांट किसका साथ किसने भारत सरकार का साथ दिया था, तो रशिया ने साथ दिया था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो ये किस मॉडल पर आधारित थी, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर यह आधारित थी। पीसी महालनोबिस जिनका जन्म दिवस हम 29 जून को मनाते हैं सांख्यिकी दिवस के रूप में। सांख्यिकी दिवस के रूप में हम मनाते हैं 29 जून को पीसी महालनोबिस जी का जन्मदिन, और इन्हीं के मॉडल पर आधारित थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि चली थी 1956 से लेकर के 1961 तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम स्पीकर जिनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो आपसे उन स्पीकर का नाम पूछा जा रहा है कि वो कौन से स्पीकर थे, पहले स्पीकर जिनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, अविश्वास प्रस्ताव। तो इनका नाम है, ये लोकसभा के पहले ही स्पीकर थे जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, और इनका नाम था जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम था, और इनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं 8th क्वेश्चन कहता है कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, इसमें लोहे के साथ साथ क्या मिलाया जाता है। स्टेनलेस स्टील के बर्तन आपने देखे होंगे, सभी के घरों में स्टेनलेस स्टील के बर्तन यूज़ किए जाते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें लोहे के साथ में कौन से पदार्थ को, कौन सी धातु को मिलाया जाता है जिसके बाद वो स्टेनलेस स्टील बन जाता है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है कि लोहे के साथ में इसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। लोहे के साथ में क्या मिलाया जाता है, क्रोमियम मिलाया जाता है। तो स्टेनलेस स्टील लोहा और क्रोमियम को मिला करके स्टेनलेस स्टील बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन कहता है कि मक्के में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है। मक्के में सफ़ेद कली, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे जो मतलब हमारी कृषि की जो चीज़ें हैं उनमें कीड़े लग जाते हैं या बहुत सारे रोग हो जाते हैं, किसी ना किसी तत्व की कमी से हो जाते हैं। तो वहीं आपसे पूछा जा रहा है कि मक्के में एक सफ़ेद कली नामक रोग हो जाता है, उसकी कलियां एकदम वाइट सी इस तरीके से पड़ जाती हैं। तो वो उसका रीज़न क्या होता है कि वो कौन सा तत्व ऐसा होता है जिसकी कमी की वजह से उसकी कलियां सफ़ेद पड़ जाती हैं। तो जो इसका रीज़न है वो तत्व जो है वो है जिंक। जिंक की कमी से मक्के की सफ़ेद कलियां हो जाती हैं। जिंक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो फसल में बहुत इंपॉर्टेंट अपना रोल अदा करती है, और कई सारी बार जिंक को अलग से छिड़काव भी किया जाता है इसी वजह से, ताकि यदि फसल में कमी है तो उसकी कमी को पूरा किया जा सके। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। यूपी के सेंस में क्वेश्चन है पहली बात, और दूसरी चीज़ है कि प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये पहले जैव प्रौद्योगिकी पार्क की अगर हम बात करें तो ये हमारे लखनऊ में, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, वहाँ पर ये स्थापित किया गया है पहला जैव प्रौद्योगिकी पार्क। उत्तर प्रदेश का पहला जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पर स्थित है, तो लखनऊ में है। आप नोएडा अगर ऑप्शन में हो तो कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि इसका सही उत्तर लखनऊ हो जाता है। और ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस। आपका स्कोर कितना रहा मुझे ज़रूर शेयर करिएगा, और वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखा करिए और इसे शेयर भी किया करिए। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।